होगी। अब देखिए टेक्स्ट फील्ड के लिए आप क्या करते हैं, इनपुट का टैग लगाते हैं। जी सर। अब मैंने यहाँ पे देखें इनपुट का टैग लगाना है तो पहले मुझे PHP का क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, PHP को दोबारा ओपन कर लिया। ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर यहाँ पे इनपुट का टैग लगाता हूँ, इनपुट टाइप, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है, और इसकी हम जो नेम है उसको हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पे नाम फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट फील्ड 1 है तो TXT, ठीक है, टेक्स्ट लेकिन हमने यहाँ पहले PHP का कोड लगाना है, वो PHP में एक्सेस होगा ना, TXT PHP, टाइप और नेम तो सेम हो जाएगा। एक मिनट ठहरे, $, इको $i, ठीक हो गया, और PHP क्लोज कर दिया। अब देखिए कि पहले i में 1 आना है तो पहली इनपुट फील्ड का क्या नाम होगा, टेक्स्ट 1, दूसरी इनपुट फील्ड का क्या नाम होगा, टेक्स्ट 2, ठीक है, और ये इनपुट का क्लोज हमने कर दिया टैग, ठीक है। इसको अभी चेक करते हैं, इसको सेव कर दिया htdocs के अंदर कि डायनामिक फॉर्म है, ये हमारा डी फॉर्म है। अभी इससे पहले जितने फॉर्म हमने डिज़ाइन किए हैं वो सारे के सारे क्या था कि डिज़ाइन टाइम पे हमने कंट्रोल लगाए थे, अब रन टाइम पे कंट्रोल लगा रहे हैं। अपाचे नहीं चल रहा, डी फॉर्म डी फॉर्म .php। अब ये देखिए कितनी टेक्स्ट फील्ड लगी है, 10 लगी है, जितने लूप लगे हैं उतने। ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है, ये भी टेक्स्ट। अच्छा, अभी ये फॉर्मेटिंग तो आप कर सकते हैं, इसको टेबल में भी लगा सकते हैं, ठीक है, टेबल में भी लगा सकते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आना है, इसी को इनपुट की एंड पे ब्रेक का टैग ये मैं चाहता हूँ टेबल एंड लूप के बाय कर रहे हैं। अब इसमें ये रो के अंदर, हर रो के अंदर एक आज मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम आए, एक में लेबल आए, एक में उसका नाम आए, एक में टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे PHP के थ्रू भी कर सकते हैं इसको,
एक तो ये है TD, इधर ये TR, ये आ गया TR, ठीक है, और इसके अंदर ये आ गया टेबल डाटा TD, ठीक है, और एक टेबल। अच्छा एक और ले लेते हैं इसको। सॉरी, TD हमें एक और चाहिए इसके अंदर, इसी रो के अंदर एक और कॉलम चाहिए, लेकिन इससे पहले उसमें हमने इनपुट नहीं लेना, उसमें मैंने लेबल लेना है। Yes, sir. क्या लेना है? Label. टाइप इज इक्वल टू Text. Text. सारी लिखी अच्छा. लेबल टैग है। अच्छा, लेबल टैग है। नेम, नेम इसको देने की ज़रूरत ही नहीं, इसको कौन सा कोड में हमने यूज़ करना है। इसके अंदर वैसे ही एंटर नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने ये 10 टेक्स्ट फील्ड 10 नंबर इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पे PHP का कोड चाहिए हमें, तो PHP $i इको। क्लियर हो गया? यस एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। अब ये देखिए, अब हमारा जो फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, 10 जो टेक्स्ट फील्ड है वो डायनामिकली जनरेट हो रही है, साथ में 10 लेबल भी जनरेट हो रहे हैं, और उसको हम किस में कर रहे हैं, टेबल के अंदर। वो आप जिस तरह मर्जी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ना, अब इसमें हम जब इनपुट देंगे तो सबमिट का बटन लगे, जी सर। हमारा PHP के कोड में ये तमाम फील्ड्स जाएं और उसका डाटा उठा के हम उसी तरह प्रोसेस करेंगे जैसे पहले हम डिज़ाइन टाइम पे फॉर्म डिज़ाइन करते थे, सबमिट करते थे, रिक्वेस्ट जाती थी, ठीक है। अब जब हमें पता है कि हमारे जो भी बेसिकली तो ये एरे ही होगी किस्म की, लेकिन हमारा क्या है, पहले फील्ड का नाम क्या है, text1, दूसरी फील्ड का नाम क्या है, text2, text3, लूप लगा के इस तरह उधर भी एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर साइड पे जो रिक्वेस्ट आई है उधर भी हम इसको लूप लगा के एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ देनी है, जो भी देनी है उसको उठा कर डाटाबेस में भी रख सकते हैं। अवार्ड लिस्ट अब जनरेट होगी इसी तरह कि तमाम जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वो हम सेलेक्ट करके लाएंगे, रिट्रीव करेंगे और उसको लूप में लगा के इस तरह उसकी अटेम्प्ट की टेक्स्ट फील्ड ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपको ना मतलब यानी कि थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि एप्लीकेशंस के अंदर कैसे मॉड्यूल होते हैं। एक कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा था कि ये डायनामिक फॉर्म कैसे जनरेट, तो इसकी एक एप्लीकेशन आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, फिर कहता पासवर्ड देखे
पासवर्ड देख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं देख ही करना है। अभी देखिए ना, ऐड क्लास क्रिएटेड है, ऐड स्टूडेंट मार्क्स पे क्लिक करूँगा ना तो एक अवार्ड लिस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है। अभी बेसिकली ये टेक्स्ट फील्ड वो जनरेट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल नहीं रहे। एग्ज़ाम के बाद वो पोर्टल में जैसे ही वो अपडेट करेंगे यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह टेक्स्ट फील्ड्स आएंगी, जी सर। ठीक है। हर स्टूडेंट के आगे क्या आएंगी, ठीक है। उनका एक सिस्टम है, हर डिपार्टमेंट जो है इंटरलिंक्ड है, क्योंकि डिपार्टमेंट है उसने इसको करना है अपडेट, जब तो फिर हमने उसको ऐड करना है। या फिर यहाँ से देख लेते हैं कि जो एकेडमिक अवार्ड लिस्ट है वापस आते हैं। बना रहे हैं, आपका पोर्टल है कॉलेज को बना रहे हैं। हम एग्जाम का बना हुआ है इसी तरह। फॉर एग्जांपल ये वो स्टूडेंट का लॉगिन है ना, स्टूडेंट पोर्टल है, उधर को लॉगिन कर सकते हैं। बना के देंगे तुम्हें, फिर वो करोगे, वो खुद देंगे तुम्हें। अभी कर रहे हैं ना, इस पे काम हो रहा है, अभी कंप्लीट डेवलप हो रहा है। एफिलिएटेड कॉलेजेस के बहुत सारे मॉड्यूल बन रहे हैं, वो दे देंगे, अटेंडेंस भी आ जाएगी, टेंशन ना लें। अटेंडेंस रहने दे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना आपको थोड़ा सा जो उधर क्राइटेरिया चल रहा है वो भी हम इधर चलाएंगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर सबमिट करेंगे तो कितने फील्ड का डाटा जाएगा, 10 फील्ड्स का, ठीक है। टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट, उधर अब आपकी मर्जी है, आप लूप लगा के इसको $_ जी सर। ठीक है, उसके अंदर लूप के अंदर $_ और वेरिएबल भी आप इसी तरह ले लें, एरे ले लें, तो वैल्यूज एरे में स्टोर करके उसको सम प्रोसेस कर लें, वो आपकी मर्जी है कैसे इसको करते हैं, ठीक। तो आइडिया हुआ कि रन टाइम पे भी हम फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट ये क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, आप जो सा मर्जी कंट्रोल लगा सकते हैं। आप बटन्स की इस तरह बटन्स भी क्रिएट कर सकते हैं लूप लगा के। सर हम मैक्सिमम रेंज हो वो यूज़र से भी ले सकते हैं, जैसे 10 नंबर हमने तो खुद यूज़र से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के कितने नंबर यूज़र एंटर करना चाहे, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पेपर में भी आ सकता है इस तरह का सवाल, ठीक है, पेपर में भी आ सकता है, ये भी आ गया है, ये आ गया। ठीक है। तो इस वीडियो को छोड़ देते हम पेपर के पहले सवाल बता दिए आपको, ठीक है। अब कर लें इसको तैयार, जी सर। दे दूंगा पेपर में। ये जो सामने है ये वाला, हाँ तो एक कोड रखना हाँ, बस रट्टा लगा के चले जाना। किस हिसाब से? मैं क्या प्रोजेक्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का वाई ठीक नहीं होता फिर क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन है ना, प्लान बी है। प्रायोरिटी तो प्रोजेक्ट की होगी ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का मतलब आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा अपने मार्क्स के अंदर। सर उनको से इम्पैक्ट क्या नहीं है तो नहीं ना। देखिए, जिसने खुद किया है वो उसका पेपर भी अच्छा होगा, मेरे से लिखवा लें। ओके सर। जिसने इतना काम कर लिया होगा ना उसका पेपर गंदा हो ही नहीं सकता। सर जी ये कोड ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ मुझे काफी पेज में आएंगे सही है। ये देखें मैंने कहा कि कॉपी पेस्ट तो मैंने तो करके दिखाया है खुद।
कि हर चीज़ बनी हुई है, लेकिन मैंने बताया कि उसको पता भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट का ये मतलब नहीं है, एक्सप्लेन भी करना। अब आपके सामने कोड देखिए, एक पहले मैंने आइडिया डिस्कस किया कि भी ऐसा अभी तक देखें, इससे पहले जितने फॉर्म आपने बनाए हैं वो आपने रन टाइम नहीं बनाए, आपने कंट्रोल लगाए हैं HTML का पूरा। अब ये रन टाइम पे जनरेट होनी है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब पहले को आइडिया दिया कि यार इस तरह भी होता है काम। अब मैंने एक ERP पे काम किया, वो ओपन सोर्स ERP है कॉम्पियर के नाम से। अब हम क्या करते थे, हम फॉर्म डिज़ाइन नहीं करते थे कि ये नहीं थे, कंट्रोल कंपोनेंट नहीं उठा के लगाते, हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते थे। क्या करते थे? टेबल क्रिएट करते थे। जो हमने फॉर्म बनाना होता था ना, डेटाबेस में क्या करते थे, टेबल क्रिएट करते थे। कॉलम लेबल जो होता था वो कॉलम का नाम होता था, उसकी वैल्यू देते थे, फिर उसकी डाटा टाइप यूज़ करते थे। जब डाटा टाइप यूज़ करते थे वो कंट्रोल होता था। अगर हमने डेटा टाइप चूज़ की तो कैलेंडर लग जाएगा। अगर हमने वारचार या टेक्स्ट चूज़ की तो टेक्स्ट फील्ड लग जाएगी। अगर हमने कोई ड्रॉप डाउन लगाना है तो उसके लिए भी उन्होंने टाइप्स बनाई हुई, हर चीज़ के लिए टाइप्स बनाई हुई। हम टेबल क्रिएट करते थे, फॉर्म बन के सामने आ जाता, फॉर्म डिज़ाइन नहीं करते थे। तो ये यानी कि आपने जब एप्लीकेशन में, आप पूछ रहे थे ना कि ज़रूरी नहीं है डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन, आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं। आप देखेंगे बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो आपको सिर्फ कंपोनेंट्स बना के दे रही हैं। सिर्फ क्या बना के दे रही हैं? कंपोनेंट्स। लाइक गैलरीज है। एक है कि आप गैलरी का कोड खुद करें, ठीक है। एक है कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है, जिसमें एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं PHP को यूज़ करते हुए, जिसमें यूज़र से आप रिक्वायरमेंट लें। यूज़र से क्या लें? रिक्वायरमेंट लें कि वो कैटेगरीज आपको दे, वो खुद बताए कि मुझे जो टेबल का साइज़ है, मैट्रिक्स का साइज़ है, जो गैलरी आपने शो करवानी है, उसमें मैट्रिक्स का साइज 3x3 का हो, 4x3 का हो, ठीक है। वो डायनामिकली आपको बताया कि इसमें इतने कॉलम होने चाहिए, इतने रोज होने चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट बताए। उसके बाद वो आपको बताए इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो आपको बताए रन टाइम पे बैकग्राउंड, ठीक है। वो आपको बताए कि इसके ऊपर एनिमेशन स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो जनरेट करे, गैलरी भी जनरेट हो जाए, उसका कोड भी जनरेट हो जाए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो है। अगर फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से हट के काम करना चाहते हो तो ऐसा काम करें, ये भी कोई इतना टाइम टेकिंग भी काम नहीं है। अभी आप फीचर्स इतने ना दें उसको। अभी तो मैंने सिर्फ बताया ना, रो, कॉलम, बैकग्राउंड और एनिमेशन स्टाइल। एनिमेशन स्टाइल में कोई 4-5 स्टाइल ले लें, तो ये कोई एक दिन का काम है, एक दिन से ज़्यादा का काम नहीं है ये। सजीव परसों का जो डेटा इंसर्ट किया था उसे अपडेट करने का आपने कहा था, मैं तो करवा तो दिया था सर, अपडेट नहीं तो हो गया था। तो यार हो गया था, अपडेट हो गया था। वो सर ने फाइल एडिट नहीं की, फाइल मॉडिफिकेशन वेयर का क्राइटेरिया लगाया नहीं लगाया था, वो आपने खुद कर लेना। और यार एग्जांपल अपलोड करनी, ठीक है सर। कहाँ जाके कम करो, और पूरी स्क्रिप्ट बनी हुई गरी वेबसाइट पे, सारा कुछ डाउनलोड करके रन कर चलते हैं। एरर हैंडलिंग आ जाइए यार, ये एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग यार ये बड़ी ज़रूरी है। आप PHP से कोई भी स्क्रिप्ट उठाएंगे ना, कोई भी स्क्रिप्ट नेट से कोई भी स्क्रिप्ट PHP का उठाएंगे, उसमें देखेंगे उसने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी की होगी, उसने एरर हैंडलिंग भी की होगी। क्यों ज़रूरी है कि आपका जो पेज है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट ना हो जाए, वो इररिस्पॉन्सिव ना हो जाए, ठीक है। The default error handling in PHP is very simple. An error message with file name, line number and message describing the error is sent to the browser. जब भी हम कोई मतलब यानी कि हमारे error
PHP में अब तो खैर हम ड्रीमेबल यूज़ करें ना, इसमें अगर सिंटैक्स एरर हो तो वो लाइन रेड कर देते हैं, लाइन नंबर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। वो तो हमें पहले ही पता लग जैसा कि इसमें सिंटैक्स एरर, लाइन नंबर क्या कर देते हैं, रेड। अभी यहाँ पे देखें ना, अब देखिए 16 और 17 को रेड कर दिए, जस्ट मैंने एक एंगल ब्रैकेट नहीं लगाई तो सिंटैक्स एरर है। रो नंबर 16 और रो नंबर 17 इन दोनों पे प्रॉब्लम है। तो जब रन करेंगे तो वो उसके ऊपर भी शो होगा, तो उस वहाँ पे ना हो शो, वो कैसे उसके ऊपर तो अब यहाँ पे ये अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हमने देखना है कि एरर को कैसे, या फिर वो जो मैसेज दे रहा है कि फलां लाइन में एरर है, फलां कोड में एरर है, हम वो मैसेज नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम अपना मैसेज। मैं जी सर बिल्कुल सर, जैसे बात 404 करें एरर बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, when creating scripts and web application, error handling is an important part. If your code lacks error checking code, your program may look very unprofessional and you may be open to security risk. कि अगर आपने एरर हैंडलिंग नहीं की हुई है, ठीक है, और एरर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो एक तो अनप्रोफेशनल अप्रोच नज़र आ रही होगी, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो सिक्योरिटी रिस्क भी बन सकता है, सिक्योरिटी रिस्क भी बन सकता है। वी विल शो डिफरेंट एरर हैंडलिंग मेथड। एक हमारे पास है डाई स्टेटमेंट, DIE, डाई स्टेटमेंट। दूसरा है कस्टम एरर एंड एरर ट्रिगर्स, और तीसरा एरर रिपोर्टिंग। स्क्रॉल डाउन करें, डाई स्टेटमेंट आप ये सिंपल कोड लिखा हुआ है कि देखिए हम फाइल ओपन करने जा रहे हैं, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, रीड कमांड में हम फाइल ओपन करने जा रहे हैं, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो एरर आया वार्निंग fopen welcome.txt function.fopen failed to open stream, no such file or directory in C web folder test.php। अब देखिए कि आपका ये फोल्डर जो है और ये पाथ पता लग गया अगले बंदे को कि नहीं ये फोल्डर है, ये पाथ। अगर आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई होगी, वो उस फोल्डर को ब्राउज़र में देगा, उस फोल्डर की सारी फाइलें एक्सेस हो जाएगी। और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अक्सर यूनिवर्सिटी की जो लेक्चर नोट्स होते हैं ना टीचर्स के, आप एक लेक्चर उठा लें, आप पूरा फोल्डर जब आप देखते हैं ना जिसमें सिक्योरिटी वगैरह या प्रीपेड स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं यूज़ की होती, आप उसका फोल्डर का पाथ देंगे, पूरा फोल्डर ही आपको शो करवा देंगे कि उसके अंदर क्या क्या फाइल्स पड़ी। हो सकता है कोई सीक्रेट फाइल्स भी पड़ी हो सकता है। मैं ऑनलाइन अगर रखूंगा भी तो मुझे पता है इन चीज़ों को, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। ऐसे होता है, पॉइंट भी नोटिस ऐसे होता है कि फालतू यूनिवर्सिटी में पेपर मैंने कॉपी की है, मेरी भूल किया मेरे ध्यान से, मैंने कहना यार डाटा का पर्सनल चीज़ें इस तरह हो जाते हैं आगे पीछे। तो मैं मेरे पास इस तरह 2 पेपर आए फाइनल, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था, मैं एक पहले उसने मुझसे कसमें ली, जिस बच्चे के पास पेपर आ गया उसने तो निकलवाया था किसी तरह, अब वो निकलवा के पेपर सॉल्व नहीं कर सकता। फिर वो प्रोग्रामिंग का सवाल अगर फालतू में मैं दे दूँ आपको, वो बुक में कहाँ से डायरेक्ट बुक में तो मिलना ही नहीं मिला, कंसेप्चुअल सवाल था, हमसे सॉल्व नहीं हुआ, वो मेरे पास पेपर लेके आया, उसने मुझसे कसमें दी। पहले मैं क्या पता नहीं की काम कराना है, अगर ठीक है हॉस्टल में ले गया मुझे, हॉस्टल की, मैं कहा अच्छा ठीक है। अब जब पेपर मुझे पता लग गया कि ये पेपर है, अब मैंने उसको पेपर करवा भी दिया, मैंने उसका क्या अंदर के बाद मेरे पास पेपर नहीं लेके आया, फिर मैं जान के पेपर छोड़ के आया, उसमें से जान के छोड़ के आया। ये भी बाकी कंपटीशन होता है ना जी सर, फाइनल में मैंने पेपर वही सब्जेक्ट, फाइनल में मेरे 50 में से 48 मार्क्स, उसमें मेरे मतलब यानी कि अगर उसमें 7-8 का डिफरेंस था, मुझे पेपर सारा पेपर मुझे पता था। ठीक है, फिर मैंने वो पेपर जो है मेरे अब ग्रुप मेंबर थे, अब मैंने उसको बताना तो था नहीं उनको, मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने उनको तैयारी कराई, और तैयारी के अंदर मैंने वो क्वेश्चन दरमियान में कहीं वो करवाता गया।
नहीं उन्होंने एक पेपर आया, मुझे फोन आया, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ हैं पेपर आ गया एचआर का, उसमें मेरे वैसे भी टीचर के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है ना, जी सर। मेंटल नहीं मिलती, उसे पता होता है कि मैंने इसको ग्रेड जो है ये दिया, तो मैं गया, मैं मेरा देखता मैं फेल हो जाना ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें होती हैं, आप अपनी उस पर एतमाद करें, जब आप अपना सोच लेते हैं ना तो हो जाता है। और टीचर मैंने बताएं कि पेपर कौन सा पेपर ऐसा है जिसमें आपका आउट ऑफ कोर्स कोई चीज़ आई, आपका पता नहीं। सर जी सोशियोलॉजी का आउट ऑफ कोर्स नहीं, आप सोशियोलॉजी छोड़े, आपका यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज कर रही है सारा सिस्टम, तो इस दफ़ा उम्मीद है, मीटिंग है अभी, देखें क्या बनाते हैं। सर जी आपने टूर की बात की सर जी, वो है प्रोग्राम सर जी नहीं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो टूर में इंटरेस्टेड हैं, अगले साल ही इसी सेमेस्टर के शुरू में न्यू सेमेस्टर के शुरू सिक्स सेमेस्टर के शुरू में जो इंटरेस्टेड है वो आप अपना बजट भी खुद डिसाइड करें, उस हिसाब से मैं आपको बना दूंगा प्लान मैं बना दूंगा, अरेंज भी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और अगर कोई फॉर एग्जाम्पल ये इशू है कि कॉलेज से परमिशन का, वो भी परमिशन भी मिल जाएगी, इंडस्ट्री से भी लेटर हुआ है। अब मसला ये है कि जो कन्वेंस का खर्चा है वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, खाने पीने का खर्चा भी आपके, आपने अगर प्लान करना है, आप सारा मतलब आप ये अपना बजट बता दें कि टोटल इतने लोग हैं, इतना हमने इकट्ठा किया है, उस पर हमें रेज करने हैं, क्योंकि उसके लिए वैसे परमिशन नहीं है। पब्लिक सेक्टर में ये इशू हुआ है, स्कूल की बस पे उधर कलर काल, उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया। जी सर बिल्कुल ठीक है, प्राइवेट जाते हैं अपनी दोबारा जाना जगह। शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, वो लेकिन क्राइटेरिया ये होता है कि वो स्टडी टूर होता है, तो स्टडी टूर ही होगा आपका, लेकिन होगा दूसरा टूर नहीं। आप देखिए ना बात करें तो आप जरा डाला रिजॉर्ट चल हट बोलो कुछ भी नहीं कोमल भी रहना गैदरिंग बढ़िया घर ही है राणा जोड़। अच्छा ये देखिए क्या फाइल, लिखा ये यार, फाइल एग्जिस्टिंग है, जानता तो हूँ एरर कि- आया, उसने हो एरर गया। भी बताया और उसने ये भी बता दिया कि आपका ये फोल्डर है और इस जगह पड़ा हुआ है। अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो अब यहाँ पे पहला देखेंगे हमारे पास एक फंक्शन है किसी ने आ गया फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, कि अगर फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, ये फाइल नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है, वहां से जारी बात है, मैसेज आएगा कंडीशन फॉल्स, नॉट, उसको क्या करेगा ट्रू, और हमने क्या किया डाई फाइल नॉट। अब ये वाला मैसेज नहीं आएगा, ठीक, जी सर अब ये वाला मैसेज नहीं आएगा। अब सिंपली क्या लिखा हुआ है, जो फाइल नॉट, आपको आप यूजर को नहीं पता चलेगा कि ये जो फाइल थी वो किस फोल्डर में जाके सर्च करनी, ठीक है। आगे चलिए, creating a custom error handler is quite simple. We ये पहले simply check create a कर special ये function that जबरदस्त can हो गया, समझ be called when an error occur. नीचे करें इसका syntax। वो यार सिंपल सी एग्जांपल आप खुद कर देंगे। जी आप अपना फंक्शन बना रहे हैं, एरर अंडरस्कोर फंक्शन के खुद बना रहे हैं अपना, एरर का लेवल, एरर का मैसेज, एरर फाइल, एरर लाइन, एरर कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें आप खुद प्रोवाइड करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बना लेंगे खुद से, और उसमें यानी कि आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। एरर रिपोर्ट लगा ये बेसिकली उसके पैरामीटर का डिटेल दे रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 है, ई वार्निंग है, ई नोटिस, ई यूजर एरर, ई यूजर वार्निंग, यूजर नोटिस। चलिए आगे।
अब ये अपना बनाया एक सिंपल कस्टम एरर नंबर एरर स्ट्रिंग, ठीक है, एरर नंबर बता देगा, ठीक है, और एरर String का एंडिंग स्क्रिप्ट। दो वेरिएबल उसके पैरामीटर देखिए, वो पैरामीटर वही होंगे जो 5 पैरामीटर, यानी कि उसमें देखिए इसमें 2 पैरामीटर ले रहे हैं सारे, आप जरूरी नहीं है। ये कहां से आएंगे? एरर से, एरर से, एरर हैंडलर, ये सेट एरर हैंडलर पे एंटर। अब देखिए सेट अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर हैंडलर, अब जब एरर आएगा इस पे कंट्रोल कैसे आएगा? अब उस एरर के साथ अगर आपने ये एरर हैंडलर भी अटैच किया, एरर हैंडलर में हमने क्या दे दिया, जो हमने कस्टम फंक्शन बनाया, ठीक है, जैसे ही एरर आएगा कंट्रोल किस पे शिफ्ट हो जाएगा? कस्टमर चल आया ये एरर ट्रिगर किया है टेस्ट, जैसे ही एरर आएगा यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल है ये, इसमें वैल्यू सेट नहीं की जी सर एरर ए अनडिफाइंड वेरिएबल टेस्ट। सर ट्रिगर अंडरस्कोर एरर वैल्यू मस्ट बी 1 or below in C ये एरर टाइप्स आ गई। अब आपकी असाइनमेंट ये है इसकी, जो अपने कल लैब में बस इसका थोड़ा सा वर्क करके आई है कि जो टास्क